तो सर हम ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स कर रहे थे एमसीक्यूज के बेटा। और हमने अगला चैप्टर डेप्रिसिएशन करना है। आए क्या कहता है? व्हाई इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड बेटा? अब बेटा सुनना था। थ्योरी में बेटा मैंने आपको जो थ्योरी हैंड आउट दिया है उसमें आप निकालोगे तो आपको मिलेगा, और जो एमसीक्यू शॉर्टकट्स जो हैं उसमें भी आपको मिलेगा। अगेन, अब मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी थ्योरी वाला होगा तो मैं गलत चीज़ों को हटा दूंगा। तो आपसे कहता है पहले वाले में, टू एस्टिमेट द कॉस्ट टू द बिजनेस ऑफ वेयर एंड टेयर। सर वेयर एंड टेयर एक रीजन है डेप्रिसिएशन का। मैं डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर को एस्टिमेट करने के लिए नहीं निकालता। अच्छा, टू सेट असाइड द फंड्स फॉर फ्यूचर रिपेयर्स टू द एसेट। सर डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन का फ्यूचर में अगर रिपेयर्स हो रहे हैं उसके लिए मैं पैसे जमा नहीं कर रहा। सर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड टू शो मार्केट वैल्यूज इन एसओएफपी। नहीं सर, मैं कभी भी एसओएफपी में मार्केट वैल्यूज पे रिकॉर्ड नहीं करता नॉन करंट एसेट। मैं जो है बेटा बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करता हूं, तो ये भी गलत होगा। आंसर इज डी। हमेशा याद रखना बेटा, रोट लर्न कर लो, ये एमसीक्यू इतना रिपीट होता है। क्यों डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो रही है? टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यही तो फॉर्मूला भी बोलता है, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ। मैं कॉस्ट को स्प्रेड करता हूं हर साल। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। उसके बाद क्या कहता है सर? उसके बाद कहता है सर, सफीर बॉट अ मशीन फॉर 10,000 एंड depreciates एट द रेट ऑफ 30% per annum on reducing balance basis. व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर टू? बड़ा ही आसान बेटा, मुझे ईयर टू की नेट बुक वैल्यू बतानी है सर। तो आ जाए, हमने पढ़ा था जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ तो पहले साल बेटा मैं कॉस्ट पे ही चार्ज करता हूँ, तो 10,000 का 30% विच इज 3,000 बेटा। और जब मैं दूसरे साल पे आऊंगा बेटा तो 10,000 माइनस 3,000 का 30%। जरा बताएंगे कितना आता है बेटा? 2,100 आता है सर। चेक करें जरा। हाँ भाई, 2,100 आता है। सर आपने टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 कॉस्ट है बेटा, 10,000 कॉस्ट है बेटा। और आपने आज ईयर टू तक टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है वो 5,100 चार्ज किया है। 5,100 कैसे आया? 3,000 और 2,100। जरा मुझे बताएंगे मेरी नेटबुक वैल्यू कितनी आती है सर? 4,900 आती है। आपको नेटबुक वैल्यू निकालनी है। बी इज योर आंसर। टाइम लग रहा है। 5,100 कहाँ से आया बेटा? ये इन दोनों सालों की डेप्रिसिएशन का टोटल है। 3,000 प्लस 2,100, 5,100। नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बराबर होती है नेटबुक वैल्यू के। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों ले रहा हूं? क्योंकि दूसरे साल की नेटबुक वैल्यू बतानी है। क्लियर है मीरल? चलें आगे हैं। उसके बाद है बेटा अगला एसेट, अगला एमसीक्यू। कहता है पीटर बॉट अ नॉन करंट एसेट फॉर 5,000, depreciated it at 10% per annum on straight line basis. At the end of year 2 he sold it for 4,100. What was the profit or loss on disposal? बड़ा ही आसान सर, बड़ा ही आसान। आए सर, 5,000 का एसेट लिए 2 साल बाद बेच दिया सर। पहले तो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, एक्यूमुलेटेड होगी कितनी? सर हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगी, 5,000 इंटू 10%, 500 बेटा। सर दूसरे साल की भी वही आएगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 5,000 इंटू 10% यानी 500। यानी मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर टू आ गया 1,000। सर गेन और लॉस निकालने के लिए डिस्पोजल अकाउंट बनाना सिखाया था आपको, याद करिए। डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे हम। सर एसेट की कॉस्ट डेबिट पे आती थी विच इज 5,000। सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है 1,000। सर हमने एसेट बेचा है 4,100 का बेटा। चेक कर लो आप, 4,100 का एयर टू पे बेचा है बेटा। सर तो टोटल करूंगा, सर टोटल करूंगा तो क्रेडिट साइड हैवी है, बताया था। बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट पे आती है तो गेन, क्रेडिट पे आती है तो लॉस। तो हमें इस एसेट बेचने पे 100 का गेन हुआ है। 100 का गेन यानी 100 का प्रॉफिट। डी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है? उसके बाद अगला क्या कहता है बेटा? आसमा bought a motor vehicle for 10,000. She depreciated at 10% per annum on cost calculated monthly. After 18 months, she sold the motor vehicle for 9,200. What was the profit on disposal? Again वो इसी तरह का ही सवाल है बेटा। 18 महीने बाद बेच रहा हूँ। अब चेक करिएगा, 10,000 इंटू 10% से तो साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। मुझे 18 मंथ्स का निकालना है तो मैं इंटू 18/12 करूंगा। मैथ से सिंपल बेटा, 18 मंथ्स है और एक साल में 12 महीने होते हैं तो डिवाइड बाय 12 कर रहा हूं। आपको अगर इस तरह समझ नहीं आता, आप इंटू 1.5 कर लो भाई। 18 मंथ का मतलब 1.5 साल होता है ना, 12 महीने और प्लस 6 महीने,
तो 1 साल प्लस आधा साल इंटू 1.5 कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा। जरा मुझे बताएंगे मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आती है? हाँ दोस्त, जरा बताएंगे मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आती है? कैलकुलेट करो बेटा। 10,000 का 10% इंटू 18/12 सर 1200 आती है। बस सर बना लें आप डिस्पोजल अकाउंट, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था। डिस्पोजल में एसेट की कॉस्ट डाल दो बेटा 10,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया 1200, आपने एसेट बेचा है 9,200 का, ये रहा लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस। सर फायदा हो रहा है सर क्योंकि मेरे पास ये आएगा 10,400। सर 400 का फायदा हो रहा है, 400 का फायदा नहीं हो रहा, ये कुछ मैंने कैलकुलेशन ऐड किया, जरा चेक करो, जरा चेक करो यार। और ये 1200 सही निकाला है तुम लोगों ने? 1200 आएगा ही नहीं, 1500 आएगा मेरे हिसाब से तो। जी पता नहीं ये किसने बोला था 1200। 1500 आएगा दोस्त। मतलब एक सिंपल सी कैलकुलेशन भी नहीं हो सकती क्या हमसे? हाँ, इतनी मेहनत करवाते हो ना तुम लोग यार। 1500 और 9200, तो ये आ जाएगा 10,700 बेटा। शॉर्टेज आ रही है डेबिट पे, तो गेन हुआ है 700 का। 700 के गेन का मतलब सी इज माई आंसर। क्या है सर? आगे क्या कहता है? सर कहता है अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नॉन करंट एसेट, कॉस्ट दी हुई है, accumulated depreciation एट स्टार्ट ऑफ द ईयर दी हुई है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन 15% बोल रहा है, व्हाट इज द accumulated depreciation एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड की accumulated depreciation बतानी है। बड़ा ही आसान बेटा, कॉस्ट माइनस पुरानी डेप्रिसिएशन इनटू रेट। सर कितना आ गया? 15%। जरा बताओगे क्या आंसर आता है? हाँ दोस्त, जरा बताओगे क्या आंसर आता है भाई? सर 1530। अब एग्जामिनर इतना चालाक है ना, बच्चा एग्जाम में 1530 निकाल के और ए पे टिक कर देगा। बेटा गलत किया है आपने, उसने आपसे करंट डेप्रिसिएशन नहीं पूछी। सवाल गौर से पढ़ो, उसने आपको बोला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट एंड ऑफ द ईयर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था सोल ट्रेडर में, प्रायर डेप्रिसिएशन प्लस करंट डेप्रिसिएशन। मेरी करंट डेप्रिसिएशन है 1530, मेरी प्रायर डेप्रिसिएशन 1800। यहां से आंसर आएगा बेटा। जरा बताओगे कितना आंसर आता है? तो एग्जाम में ना अपने जज्बात पे थोड़ा काबू रखिएगा। 333 इज माई आंसर। एग्जामिनर इतना चालाक बेटा कि दोनों ऑप्शंस दिए हैं उसने, देख रहे हो आप? आपको पढ़ना है कि उसने अक्यूमुलेटेड मांगा है या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मांगा है। अगर फॉर द ईयर मांगता तो मैं 1530 लिखता। अक्यूमुलेट का डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन जो आज तक चार्ज किया है। तो पहले 1800 चार्ज किया था और आज 1530 चार्ज किया, तो टोटल हुआ 3,330 आ गया। अगले वाले पे आ जाओ बेटा। अगेन थ्योरी का हमें पता है, हमें पहले गलत आंसर हटाने हैं बेटा। सर सबसे पहले बोलता है नॉन करंट एसेट ऑफ अ सोल ट्रेडर इंक्रीज्ड। एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, उसके नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो चुके हैं बेटा। अच्छा, व्हाट माइट हैव कॉज दिस टू हैपन? अब थोड़ा लॉजिकल चलना है बेटा। पहले में बोलता है डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा देखो, अगर नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो सीधा दिमाग में जाना चाहिए कि हमने नॉन करंट एसेट परचेज किया होगा। भाई बढ़ेगा तो तभी ना जब खरीदूंगा। बेचने पे तो नॉन करंट एसेट कम होता है। सर अगर मैं नॉन करंट एसेट खरीद रहा हूं तो मैं पैसे दूंगा बेटा। मैं अगर नॉन करंट एसेट खरीद रहा हूं तो मुझे या तो मैं उधार पे दूंगा बेटा, या तो मैं उधार पे नॉन करंट एसेट खरीदूंगा, या मैं पैसों से कैश या बैंक से खरीदूंगा। ये तीन ही पेमेंट मोड हो सकते हैं, उनके अलावा कोई चौथा पेमेंट मोड नहीं हो सकता। अगर मैं नॉन करंट एसेट उधार पे खरीदूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, अकाउंट्स पेबल बढ़ जाएगा। अगर मैं नॉन करंट एसेट कैश पे खरीदता हूं तो एसेट आएगा और कैश जाएगा बेटा। अगर मैं नॉन करंट एसेट चेक से खरीदता हूं तो पैसे जाएंगे बेटा, बैंक कम होगा। क्या ये तीन रिलेशनशिप्स हमको क्लियर है? कि अगर मैं नॉन करंट एसेट खरीदूंगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी यानी अकाउंट्स पेबल बढ़ेगा, क्योंकि मैं उधार पे खरीद रहा हूँ। अगर मैं कैश पे खरीद रहा हूँ तो कैश कम हो रहा होगा, और अगर मैं बैंक से खरीद रहा हूँ तो बैंक कम हो रहा होगा। क्या ये तीन चीजें हमें क्लियर होती हैं? करंट एसेट खरीदने से या तो नॉन करंट एसेट उधार पे खरीदा होगा तो अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा होगा, और अगर कैश और बैंक से खरीदा होगा तो कैश और बैंक बिजनेस से जा रहा होगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। अब पहला ऑप्शन क्या कहता है? डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, बैंक को कम नहीं बोल रहा, डिक्रीज। सर अगर नॉर्मल बैंक कम होगा तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा अगर मैं उधार पे खरीदूंगा तो सर ये इंक्रीज इन डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट तो नहीं हो सकता। यानी ए इज नॉट माई आंसर बेटा। नॉन करंट एसेट परचेज का मतलब या तो अकाउंट्स पेबल बढ़ेगा, या बैंक कम होगा, या कैश कम होगा।
सर इस केस में तो ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है। सर बैंक कम होना है तो ओवरड्राफ्ट ऑपोजिट होता है, ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ए तो आंसर नहीं है बेटा। अच्छा, सर बी पे आए, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। सर इस रिलेशनशिप में कहीं पे भी ट्रेड रिसीवेबल्स दिख ही नहीं रहा, या तो अकाउंट्स पेबल पे इंपैक्ट आएगा, या बैंक पे इंपैक्ट आएगा, या कैश पे इंपैक्ट आएगा। मेरे अकाउंट रिसीवेबल्स यानी करंट एसेट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी बी भी मेरा आंसर नहीं है। अच्छा, ठीक है। सर सी, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने से तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू कम होती है सर। हम हमें तो कह रहे हैं नॉन करंट एसेट बढ़ गए हैं, डेप्रिसिएशन तो लेस होती है कॉस्ट से, तो नेटबुक वैल्यू कम होती है सर। तो सी भी आंसर नहीं है। सर बचा क्या? सर डी बचा। सर अब डी कैसे आंसर हो सकता है? आपने तो यहाँ रिलेशनशिप लिखवाया। सर देखें, सर अगर वो सवाल में लिख के दे दे कि ओनर जो है वो मोटर व्हीकल घर से लेकर आया है, तो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? ओनर ब्रॉट मोटर व्हीकल एज एडिशनल कैपिटल इनटू द बिजनेस। मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इस एंट्री से आपका नॉन करंट एसेट भी बढ़ रहा है और आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो अगर ओनर इंट्रोड्यूस कर रहा है कोई एडिशनल कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अ नॉन करंट एसेट, तो आपका नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा। क्या ये क्लियर है? हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन समझ नहीं आया, मैं वो कह रहे हैं चार्ज करो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं, फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करता हूं तो नेटबुक वैल्यू आता है, तो इससे एसेट की वैल्यू कम होगी। ईशा बढ़ेगी नहीं, वो कह रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से तो एसेट की वैल्यू कम होती है बेटा। क्लियर है ईशा? चलें आगे हैं। सर अगले सवाल पे आ जाएं। सर कहता है, when Mark started a car repair business, he purchased premises and equipment. अच्छा, 2 years later he spent 5,000 on building an extension, 600 on new equipment, and 750 on repainting the original premises. By how much will the non-current assets increase because of these transactions? सर वही कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही सवाल आ गया एक तरह से, डेप्रिसिएशन में उसने आपसे पूछ लिया। सर पहले तो एक्सटेंशन बिल्ड करना मैंने आपको कल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझाया था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नया नॉन करंट एसेट खरीदना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सर। इवन पहली दफा अगर पेंट करवाता हूं ना तो वो कैपिटल होता है। यहां पे पेंटिंग रीपेंट हो रहा है बेटा, ये रेवेन्यू है। सर आपसे कह रहे हैं नॉन करंट एसेट कितने से बढ़ेगा? सर दो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, 5,000 और 600। तो इन शॉर्ट आपका जो नॉन करंट एसेट है 5,000 प्लस 600, 5,600 से बढ़ेगा बेटा। तो सर 5,000 का एक्सटेंशन और 600 का नया इक्विपमेंट, बी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है? सर अगला सवाल वही बेटा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आ गया है बेटा। तो अगर रीपेंटिंग की जगह पेंटिंग होता अरसलान, जब भी कोई नए एसेट पे पहली दफा पेंट करूंगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बेटा। री का देखो, रीपेंट, रीपेंटिंग लिखा हुआ है ना, री का मतलब ही क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू का एक्रोनिम है बेटा, री। क्लियर होती है बात? चलें, अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ बेटा, जून 2019 पेपर 11, ये स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालें बेटा, और आप लोग मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। ये एज इट इज वही प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है बेटा। तो क्लास के बाद आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे, एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दे बेटा, जल्दी जल्दी कर लेंगे ना हम आप तो। ख्याल किस बात का रखना है कि इस सवाल में पॉलिसी 1 है बेटा, तो डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अभी तक हमने जितने भी दो सवाल किए गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के, उसमें पॉलिसी 3 थी, तो इसमें मैं डेप्रिसिएशन एयर ऑफ डिस्पोजल में चार्ज नहीं करूंगा। कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है भाई, बता दे दादा। मारिया आप लेके डाल दो बेटा, बाकी तो कोई जवाब दे नहीं रहा है। ले लिया? ये आप खुद से करेंगे बेटा घर पे अब। भेज दिया अरसलान, थैंक यू सो मच। चले आगे, अगला सवाल बेटा। कहता है नॉन करंट एसेट वाज डेप्रिशिएटेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड है।
आपसे कहता है कि ये कॉस्ट थी, ये लाइफ थी, और ये रेजिडुअल वैल्यू थी। सर जरा डेप्रिसिएशन निकाल के देख लेते हैं ना। डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड आएगा कितना? सर स्ट्रेट लाइन मेथड के डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। जरा बताओगे कितना डेप्रिसिएशन आता है स्ट्रेट लाइन मेथड से? हाँ भाई, जरा बताओ कितना आता है? 20,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 4,000 आएगा बेटा? जरा चेक करो। हाँ भाई, जरा चेक करो, 4,000 आ रहा है आंसर बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने पे आंसर आता है 4,000। आपसे कहता है इट वॉज देन फाउंड दैट रिड्यूसिंग बैलेंस एट 30% पर एनम शुड हैव बीन यूज। बोलता है भाई स्ट्रेट लाइन यूज नहीं करना था, रिड्यूसिंग करना था। सर तो रिड्यूसिंग पे निकाल के देख लेते हैं, पहला साल है ना, तो पहले साल तो रिड्यूसिंग कॉस्ट पे निकलता है बेटा। कॉस्ट है 20,000, रेट है 30%, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आता है 6,000 बेटा। अच्छा, आपसे कहता है बताओ व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ करेक्टिंग दिस एरर। मैंने आपको कल भी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंशन में बताया था, इस तरह के एमसीक्यूज में एग्जामिनर दो तरीके से पूछ सकता है एमसीक्यू। बताओ गलती की वजह से क्या हुआ और गलती ठीक करने के बाद क्या हो रहा है। यहां पे वो बोल रहा है बताओ प्रॉफिट पे इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर, यानी गलती ठीक करने के बाद क्या होगा। तो बड़ा गौर से हमें पढ़ना है बेटा एग्जाम में, कि वो ये पूछ रहा है कि गलती की वजह से क्या हुआ या गलती ठीक करने के बाद क्या होगा। अगर तुम लोगों ने आगे पीछे कर दिया ना, उल्टा कर दोगे बेटा। सर एक्चुअल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6,000 था, मैंने 4,000 से रिकॉर्ड किया था, यानी मैंने एक्सपेंस को अंडर बुक किया था। सर अगर एक्सपेंस अंडर बुक किया था, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 है, 4,000 नहीं है बेटा। मैं यहां लिखता हूं एक्चुअल एक्सपेंस 6,000 है, क्योंकि एक्चुअल में रिड्यूसिंग फॉलो करना था। सर हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है? सर हमने डेप्रिसिएशन 4,000 चार्ज किया है, यानी हमने डेप्रिसिएशन 2,000 से अंडर बुक किया है। सर अगर मैं ठीक करूंगा तो मुझे डेप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, अगर मैं इसको ठीक करता हूं तो मुझे डेप्रिसिएशन को बढ़ाना पड़ेगा, और डेप्रिसिएशन बढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कम। सर कितने से? 2,000 से। ये 6,000 वाले तो आंसर हो ही नहीं सकते, आंसर या तो ए है या बी है। सर क्या हो रहा है मेरा प्रॉफिट? सर डिक्रीज हो रहा है। अगर वो मुझसे एग्जाम में पूछता व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर, इस एरर की वजह से क्या प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, तो फिर मेरा आंसर ए नहीं बी होता, कि मैंने प्रॉफिट को बढ़ा दिया क्योंकि मैंने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। लेकिन यहां पे वो आपसे बोल रहा है एरर ठीक करने के बाद क्या होगा, तो एरर ठीक करने के बाद प्रॉफिट 2,000 से कम होगा। क्या ये क्लियर है? हाँ, मैं आपको बेटा बड़े क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। जब अभी हम एयरली प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, आप मुझे जब पेपर में आपको पूरा भेजूंगा, आप लोग सॉल्व करके मुझे क्लास से पहले भेजेंगे, तो मुझे इसी तरह वर्किंग्स चाहिए। मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं टिक किया हुआ चाहिए कि ए हो गया और सी हो गया। मुझे इस तरह पूरी तमीज से वर्किंग्स चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ बेटा, इसीलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स। मुझे हर वर्किंग इसी तरह चाहिए, डायरेक्ट मुझे लिखा हुआ नहीं चाहिए 1A 2B 3D 4B 5C, इस तरह नहीं चाहिए मुझे। मुझे इसी तरह हर एमसीक्यू की वर्किंग सॉल्व चाहिए जब होमवर्क भेजेंगे। आई होप इट्स क्लियर। चलें आगे हैं। तो सर आई थिंक ये दो दो दफा कॉपी हो गया। हाँ ये सेम ही सवाल है बेटा, सेम ही सवाल है ये, दो दो दफा कॉपी हो गया। चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा अगला सवाल कहता है राशिद प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 दिसंबर। मशीनरी की कॉस्ट बता दी है, पुराना डिप्रिसिएशन बता दिया है। आपसे कहता है depreciation for the year is calculated at 20% on cost. After statement of financial statement was prepared, it was found that machinery repairs costing 2,000 had been debited to machinery account. What is the correct balance on provision for depreciation? अब बड़ा गौर से सुनना बेटा, सस्पेंस प्लस डिप्रिसिएशन मिक्स सवाल है बेटा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सर होना क्या चाहिए, पहले तो ये समझें। मेरी मशीनरी 52,000 की दिख रही है, लेकिन वो आपको नीचे कह रहा है कि हमने गलती से 2,000 का जो रिपेयर्स था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होना चाहिए है, उसको हमने गलती से मशीनरी में डाल दिया है, यानी रेवेन्यू को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया है। इसका मतलब सर हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी होगी। अब सुनना बड़ा गौर से। सर एक्चुअल में मेरी मशीनरी की वैल्यू क्या थी? सर एक्चुअल में मेरी, पहले तो मैं एक्चुअल और एज पर क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में आपको 52,000 दिया हुआ है, जरा इस पे 20% निकाल के मुझे डेप्रिसिएशन बताएंगे कि हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। हाँ भाई, जरा बताएंगे हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है सर?
हमने तो 52,000 के हिसाब से 20% चार्ज कर दिया होगा बेटा। जरा बताओ कितना आता है। सर हमने 10,400 चार्ज कर लिया डेप्रिसिएशन। बाद में पता चला कि हमारा मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू 52 नहीं 50 थी। 2,000 हमने रिपेयर्स का गलती से इसमें रिकॉर्ड कर दिया था, तो हमारे एक्चुअल मशीनरी की वैल्यू 50 है बेटा। 50 इंटू 20% 10,000 होता है। इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन को 400 से ज्यादा चार्ज कर दिया है। कितना एक्सेस चार्ज किया है? एक्सेस हमने चार्ज किया है 400। सर आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 23,000 है। आपने 400 एक्सेस चार्ज कर दिया, यानी 23 में से आपको 400 माइनस करना पड़ेगा, विच इज 22,600। सर 22,600 बी इज योर आंसर। क्या ये क्लियर? वो आपसे कह रहा है करेक्ट बैलेंस निकाल के, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, यानी मैंने 23,000 में 10,400 का डेप्रिसिएशन ऐड किया हुआ होगा। 400 का एक्सेस है, तो करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए 400 माइनस करना पड़ेगा। ईशा क्लियर है? इस 23,000 में 10,400 ऐड हुआ हुआ है, जबकि एक्चुअल में ऐड 10,000 होना चाहिए था। तो 400 एक्सेस है तो माइनस कर रहा हूं। क्लियर है? चलें आगे हैं। उसके बाद बेटा क्या कहता है? सर कहता है मोटर व्हीकल्स रिपेयर्स 2,000 वर डेबिटेड टू मोटर व्हीकल अकाउंट। सर वही पीछे वाला ही काम किया है। मोटर व्हीकल रिपेयर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, हमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया है। अच्छा। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन बैलेंस ऑफ अकाउंट एट द ईयर। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द एरर? अब ये नहीं पूछ रहा। अगेन सुन लो बेटा, ये नहीं पूछ रहा कि एरर ठीक करने के बाद क्या हुआ। यहां पे बोल रहा है एरर के वक्त क्या हुआ होगा। अब बहुत गौर से सुनना बेटा। मैं आपको सस्पेंस की तरह ही करवाता हूं। अगर आपको याद हो, मैं आपको 3 कॉलम्स बनवाता था बेटा। एक्चुअल में ये है रिपेयर्स, तो हमने मोटर व्हीकल रिपेयर्स को डेबिट किया होगा बेटा 2,000 से। ये ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी। सस्पेंस जब पढ़ाऊंगा ना बेटा एमसीक्यू के रिगार्डिंग, इसी तरह पेपर, जिस तरह आपको पेपर 2 के लिए पढ़ा है, वैसे ही पेपर 1 के लिए भी बताऊंगा कि इसी तरह 3 कॉलम्स बनाने हैं, वरना कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। अब सुनना बहुत गौर से। मोटर व्हीकल रिपेयर डेबिट, कुछ भी नहीं लिखा तो कैश क्रेडिट होना चाहिए। और यहां पे कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटर व्हीकल नहीं है, ये तो रिपेयर है। तो नो डेप्रिसिएशन। हमने क्या किया है, हमने अगर 2,000 को मोटर व्हीकल डेबिट कर दिया, तो हमने एंट्री बनाई होगी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर हमने इसको मोटर व्हीकल रिकॉर्ड किया है, तो हमने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड की होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना? 2,000 का 20%। हमने 400 का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया होगा सर। क्या ये ओरिजिनल एंट्री और एंट्री मेड हमें क्लियर होती है? हाँ भाई बस। तो सर, हमें एक चीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करनी थी, हमें एक्चुअल में एक्सपेंस की एंट्री बनानी चाहिए थी। एक्सपेंस की एंट्री बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉन करंट एसेट पे चार्ज होता है। मोटर व्हीकल रिपेयर आपका नॉन करंट एसेट नहीं है, तो इसलिए एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए थी। हमने क्या किया है सर, हमने जो है वो मोटर व्हीकल को डेबिट कर दिया है। अब क्योंकि हमने नॉन करंट एसेट बुक किया है, तो नॉन करंट एसेट बुक करने पे डेप्रिशिएट भी किया होगा बेटा इसको। अब आपसे कहता है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द एरर। एरर क्या हुआ है? सर एरर क्या हुआ है, सिंपल, आपको एंट्री मेट से दिखेगा। अगर बोलता व्हाट इज द इफेक्ट आफ्टर करेक्टिंग द एरर, तो मैं रेक्टिफाइंग एंट्री बनाकर और सीधा डिफरेंस निकाल लेता। लेकिन ये तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एरर, एरर की वजह से क्या हुआ। सर एरर की वजह से क्या होगा? क्या आपको नॉन करंट एसेट बुक करना था सर? नहीं, आपने बिला वजह नॉन करंट एसेट बुक किया है, यानी आपने नॉन करंट एसेट को ओवरस्टेट कर दिया है। सर कितने से ओवरस्टेट किया है? सवाल अब अगला ये आता है, क्या 2,000 से ओवरस्टेट किया है? नहीं सर, 2,000 कॉस्ट है, 400 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मैंने अपने एसओएफपी में नॉन करंट एसेट में मोटर व्हीकल को लिखा होगा 1,600 से। क्या ये 1,600 हमें क्लियर है सर? सुन लें, बता रहा हूं सर। एक्चुअल में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था 2,000 से, मैंने नॉन करंट एसेट 2,000 से रिकॉर्ड कर लिया है, तो मैंने नॉन करंट एसेट को भरा दिया है बेटा। कितने से भरा है? 2,000 माइनस 400, 1,600 से मैंने नॉन करंट एसेट को भरा दिया है। मारिया क्लियर है? एक्चुअल में नॉन करंट एसेट था ही नहीं वो, एक्चुअल में तो एक्सपेंस था। तो अगर मैंने रेवेन्यू को कैपिटल बना दिया, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं अभी अरसलान,
अभी मैं नॉन करंट एसेट पे रहो, आगे नहीं भागो। सर इसका मतलब 1600 से मेरा एसेट ओवरस्टेट हो गया। अब सुनना बेटा बहुत गौर से। सर इसका मतलब आंसर 1600 होगा। ये 2000 वाले ऑप्शंस तो काट दो, यानी बी और डी तो आंसर ही नहीं है। आंसर ए है या आंसर डी है। सर 1600 से क्या हुआ है? सर 1600 से ओवरस्टेट हुआ है। हाँ भाई, 1600 से ओवरस्टेट हुआ है। सर यहाँ पे 1600 अंडरस्टेट आ रहा है, यानी सी भी नहीं हो सकता आंसर। आंसर ए है। आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ एक का इंपैक्ट निकाला और मुझे ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया। मुझे प्रॉफिट का ओवरसेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं भी निकलवा के दिखाऊंगा, लेकिन आप चेक कर रहे हो, हमेशा गलत एमसीक्यू हटाओ तो खुद ही कम पॉसिबिलिटीज बच जाएंगी। अब आप प्रॉफिट का आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा कि प्रॉफिट ओवरस्टेट कैसे हुआ है। सर हमें प्रॉफिट रिकॉर्ड करना चाहिए था 2000, हमें हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था 2000 से, मानते हैं? हाँ भाई। मैंने एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड किया है? सिर्फ 400 से, डेप्रिसिएशन के नाम से। एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था 2000 से। मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 400 से, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट मोटर व्हीकल रिपेयर्स। तो सर मैंने बिला वजह 1600 से एक्सपेंस कम चार्ज किया है, और एक्सपेंस कम चार्ज किया तो मेरा प्रॉफिट भर गया होगा 1600 से। हाँ भाई, क्या ये बात क्लियर होती है हमें? हाँ भाई, बताएंगे? आप चेक करो मैंने कितनी स्मार्टली एसेट की बेसिस पे ये आंसर लॉक कर लिया। मुझे प्रॉफिट का निकालने की जरूरत ही नहीं थी। चलें आगे हैं। सर अगला सा एमसीक्यू। व्हाई बिजनेस व्हाई डज अ बिजनेस प्रोवाइड फॉर डिप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट? बेटा अभी पीछे भी लिखवाया था आपको मैंने। अब बेटा यहाँ ऑप्शंस थोड़े अलग अलग हैं। आओ। टू चार्ज कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट इन ईयर ऑफ परचेज? नहीं सर। टू इंश्योर दैट नॉन करंट एसेट्स अपीयर एट बुक वैल्यू इन द एसओएफपी? सर दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। तीसरे पे आओ। टू इंश्योर मैचिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सर मैंने आपको मैचिंग प्रिंसिपल का रूल पढ़ाया था, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डेप्रिसिएशन के वक्त। टू रिटेन कैश इन द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट? नहीं सर। डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो सी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है? हमें जल्दी बताएं। हाँ सुन लो अरसलान। ये जो कह रहे हैं टू इंश्योर नॉन करंट एसेट अपीयर एट बुक वैल्यू इन एसओएफपी, ये आंसर हो तो सकता है बेटा, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, क्या मैं एसओएफपी के लिए, क्या मैं बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के लिए नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करता हूं? सर अगर आपने सिर्फ ये आंसर लिखा ना, इसका मतलब आप इनकम स्टेटमेंट का इंपैक्ट इग्नोर कर रहे हो, यानी आपने प्रॉफिट की बात ही नहीं की। आप डिप्रिसिएशन जब चार्ज करते हो तो एक तो ये इंश्योर करते हो कि आपका प्रॉफिट बढ़ना, ओवरस्टेट ना हो जाए, और दूसरा आप ये चेक करते हो कि आपकी बुक वैल्यू पे एसेट है। यहां पे वो सिर्फ एसओएफपी की बात कर रहा है, तो सिर्फ ये आंसर नहीं है। जब वो कह रहे हैं ना मैचिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है इनकम स्टेटमेंट भी और एसओएफपी भी। तो उसने यहां पे दोनों बातें की हैं। डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट सिर्फ एसओएफपी पे नहीं आता, इनकम स्टेटमेंट में भी आता है। यहां पे उसने सिर्फ एसओएफपी की बात की है, इसीलिए बी आंसर नहीं है। क्या ये बात क्लियर होती है हमें? हाँ दोस्त। बेटा जब दो आंसर में कंफ्यूज हो गए तो फिर आपको इस तरह सोचना पड़ेगा जिस तरह मैं बता रहा हूं, वरना फिर लगा के आना, तुक्का लगाओ मुसलमानों। हाँ इनी माइनी करके आ जाना, आप क्या कर सकते हो और अगर नहीं दिमाग चल रहा है इस तरह तो। बेटा ये दिमाग बनेगा कैसे? जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही आपको आना शुरू हो जाएगा। चलें आगे हैं। सर उसके बाद अगले लास्ट एमसीक्यू है बेटा, आ जाए। कहता है मशीन विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 10,000 हैड बीन डेप्रिशिएटेड फॉर 2 years एट 10% per annum यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। इट वाज देन सोल्ड फॉर कैश विद लॉस ऑन डिस्पोजल अमाउंटिंग टू 700। अच्छा, यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल दे दिया है बेटा। अभी पीछे 3 सवालों में लॉस ऑन डिस्पोजल निकलवाया था, लॉस या प्रॉफिट, यहाँ लॉस दे दिया है। आपसे कहता है रिप्लेसमेंट मशीन वाज बॉट ऑन द सेम डे फॉर 12,400 कैश। अच्छा, व्हाट वाज द नेट डिक्रीज इन द कैश बैलेंस? अब बेटा नेट डिक्रीज के लिए करना क्या पड़ेगा? सर कैश का ताल्लुक दो ट्रांजैक्शन से है। नॉन करंट एसेट परचेज करूंगा बेटा तो कैश जाएगा, और उसकी वैल्यू मेरे पास है विच इज 12,400। नॉन करंट एसेट सेल करूंगा तो कैश आएगा बेटा। क्या मेरे पास एसेट कितने का बेचा है उसकी सेलिंग प्राइस है सर? सर नहीं है सेलिंग प्राइस, वही तो निकालूंगा डिस्पोजल अकाउंट बनाकर। आपको इस सवाल में कॉस्ट दी हुई है, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रेट दिया हुआ है, और आपको लॉस दिया हुआ है। मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, आपको बताना है नेट डिक्रीज कितना हो रहा है। सर तो आए जरा करते हैं।
सर मैं आओ डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाता हूँ आपको। डिस्पोजल अकाउंट में आपके एसेट की कॉस्ट है 10,000 बेटा। क्वेश्चन साइलेंट है तो पॉलिसी 3 होगी। 10,000 इंटू 10% इंटू 2, स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा। तो आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 2,000। सर कितने का बेचा है सर, यही तो नहीं पता। सर लॉस की वैल्यू पता है, बिल्कुल लॉस की वैल्यू पता है, 700। सर जरा टोटल कर लें तो आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 10,000, मेरा टोटल हो जाएगा दोनों साइड्स का। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कि एसिड बेचा कितने का था। जरा बताओगे कितने का एसिड बेचा था। हाँ भाई, 10,000 माइनस 2,700 कर दो बेटा, कितना आता है। 7,300 का पैसा बेचा है। अब सुनना, 12,400 कैश जा रहा है बेटा, और 7,300 कैश आ रहा है। तो नेट कैश कितना कम हो रहा है बेटा, ये बताना है एमसीक्यू में। आओ करते हैं। सर 12,400 से कैश आ रहा है, और 7,000 सॉरी जा रहा है बेटा। एसेट खरीदा है तो जाएगा ना पे कैश। और 7,300 का एसेट बेचा है तो पैसा आ रहा है। तो नेट जेब से कितना गया बेटा, जरा बताएंगे। नेट मेरी जेब से कितना कैश जा रहा है, जरा बताएंगे बेटा। 5,100, यही मेरा आंसर है। क्या ये क्लियर है। ईशा कह रही है अगर इस वाले सवाल पे पॉलिसी 1 होती तो मैं सिर्फ एक ही साल का एसेट का डेप्रिसिएशन लगाता, क्योंकि मैं दूसरे साल एसेट बेच रहा हूं, तो फिर मेरी ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000 नहीं 1,000 होती। क्या ये क्लियर है ईशा। सर अगला चैप्टर अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स बेटा, बहुत ही आसान। आ जाए करते हैं पहला सवाल। कहता है इज्जत पेड 750 ऑन 1 अक्टूबर 2014 फॉर 15 मंथ्स इंश्योरेंस। विच अमाउंट फॉर इंश्योरेंस अपीयर्ड इन एसओएफपी ऑन 31 जनवरी। एसओएफपी में या तो अक्रूड आता है या प्रीपेड आता है बेटा। मेरा एयर एंड 31 जनवरी है बेटा, देख लो। मैंने 1 अक्टूबर 2014 को 15 मंथ्स की इंश्योरेंस की पेमेंट की है बेटा। सुनना, सुनना, अक्टूबर 2014 से जरा गिने 31 जनवरी 15 तक कितने महीने बनते हैं। हाँ भाई, जरा गिनो कितने महीने बनते हैं बेटा अक्टूबर 14 से, या बल्कि हाँ ठीक है, बताएं कितने मंथ बनते हैं। कितने मंथ्स बनते हैं सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। सर 4 महीने की पेमेंट बनती थी, आपने 15 महीने की पेमेंट की है। 750 डिवाइड बाय 15 इंटू 11, जरा बताओगे कितनी अमाउंट आती है। हाँ भाई, 750 डिवाइड बाय 15 इंटू 11, जरा बताओगे कितनी अमाउंट आती है सर। फिर मैं बताऊंगा मैं 11 कहाँ से लाया हूं। सर टोटल 15 महीने हैं। 4 महीने की पेमेंट एयर एंड पे बनती थी, हमने 11 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा यानी प्रीपेड पेमेंट पे की है बेटा। इसीलिए मैंने इंटू 11 लिखा है यहाँ। 750 डिवाइड बाय 15 इंटू 11, प्रीपेड मैंने पे किया है बेटा 550 का। डी इज माई आंसर। क्या ये है। अगला सवाल बेटा क्या कहता है। Nuswan's rates are $100 a month. He pays 6 months rent in advance on 1st Jan and 1st July each year. सर ये तो मैं रेंट पे कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा बेटा, लिखा हुआ है पेस, तो ये तो मेरा एक्सपेंस है बेटा। और फिर वो कहता है ही ऑल्सो रिसीव 6 मंथ्स रेंट ऑफ 150 a month इन एडवांस ऑन द सेम डेट्स। तो यहाँ पे ये इसकी इनकम है, यानी इसने किराए पे घर लिया हुआ भी है बेटा, और किराए पे घर दिया हुआ भी है। तो अब सुनना, आपसे कहता है विच अमाउंट मस्ट अपेयर इन एसओएफपी ऑन 31 जैन। सर सुनना, सर 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस पेमेंट देते हैं बेटा 6 6 महीने की। अब सुनना बहुत गौर से, जो मैंने जुलाई में एडवांस दिया होगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऐसा ही है। सर 6 महीने तो यहाँ पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपसे कह रहा है हमारी ईयर एंड है 31 जैन, लेकिन मैंने पेमेंट 6 महीने की है। तो मैंने जैन से जून पेमेंट की होगी 6 महीने की, और जुलाई से दिसंबर। 1 महीना मेरा अक्रूड है बेटा। 1 मंथ मेरा क्या है सर, अक्रूड है। सर क्यों अक्रूड है, सुनना बेटा बहुत गौर से।
सर हम 6 महीने रेंट एडवांस में देते हैं, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। और हमारा एयर एंड है 31 जनवरी। तो जैन से जून मैंने 100 × 6, 600 पे कर दिया होगा बेटा। और फिर जुलाई से दिसंबर मैंने 100 × 6 पे कर दिया होगा 600। हमारा एयर एंड है 31 जनवरी। एक तो ये एक तो ये डिस्क्रिप्शन है, दूसरी क्या है, सुनना। सुनना बेटा। सर अगर आप शुरू का साल देखो, आप आप 1 जैन को 6 महीने का रेंट एडवांस में दे देते हो। ये ज्यादा बेहतर है, ये सुनना। हमने 1 जनवरी में 6 महीने का रेंट एडवांस दे दिया। हमें बताना है 31 जनवरी पे क्या पोजीशन थी। सर 1 जैन से 31 जैन एक मंथ हो जाएगा बेटा। सर 6 महीने में से अगर एक मंथ एक्सपेंस इनकर हुआ है तो 5 महीने का एडवांस दिया है बेटा। सर एक मंथ का रेंट 100 है तो 5 महीने का एडवांस कितना होगा, 500। सर हमने 500 रेंट एडवांस में दिया है। सर 500 रेंट एडवांस का मतलब हमारा, हम जब रेंट एक्सपेंस एडवांस होता है हमारा, जब प्रीपेड होता है तो करंट एसेट होता है। तो हमारा बी आंसर है 500। सुनना, रिसीव भी इसी तरह हुआ है। सर 1 जैन को आपको पैसे मिल गए हैं, आपको 6 महीने का रेंट एडवांस में मिल गया है। 31 जनवरी पे 1 महीने का आपको रेंट अर्न हो चुका था। 5 महीने एडवांस के बचे, 150 के हिसाब से 750। सर एडवांस इनकम लायबिलिटी होता है। ए बी इज योर आंसर, 500 इन करंट एसेट एंड 750 इन करंट लायबिलिटी। क्या ये क्लियर होता है? हेलो। मैंने 1 जैन को एक 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 जगह किराए पे भी ली और किराए पे दी भी है। और मुझे 31 जनवरी मेरा एयर एंड है। अगर मैंने आज साल के पहले दिन ही 6 महीने का रेंट एडवांस दे दिया है तो उसका मतलब एक महीना यूज किया और 5 महीने एडवांस है, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे वो इनकम हो। एक्सपेंस 100 है बेटा तो 5 × 100 500 हो गया। और इनकम 150 है बेटा तो 5 × 150 750 हो गया। एक्सपेंस एडवांस दिया है तो करंट एसेट, इनकम एडवांस दिया है तो करंट लायबिलिटी। क्या है सर अगला सवाल? आज से कहता है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बासिल हैड पेड 4500 रेंट इन एडवांस। ड्यूरिंग द ही पेड रेंट 12,000। एट द ईयर एंड ही ओड 1500। व्हाट इज बासिल एनुअल एक्सपेंस? सर पाप का अकाउंट सिंपल बनाऊंगा। हमें एक्सपेंस इनकम निकालने के लिए पाप का अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटा। प्रीपेड बीडी 4,500। अक्रूड बीडी नहीं है बेटा। अक्रूड सीडी ये रहा, एट एरन यानी सीडी है और ये बीडी है बेटा। अक्रूड सीडी है 1500। प्रीपेड सीडी है 0। पेमेंट की है बेटा 12,000 की, ये कट गया है, आई थिंक ये 12,000 ही होगा। जरा ऐड करके बताओ बेटा कितना आता है। हाँ दोस्त। 12 और 18। सर 18 हो गया और यहाँ तो 0 है। तो मेरा इनकम स्टेटमेंट का वैल्यू कितना रह गया बेटा, 18,000। और आपको यही बताना है, 18,000। डी इज माई आंसर बेटा। क्या ये क्लियर है? सर आपका माइक बंद है। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आ जाए। दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा, देख लो।
देखना बेटा। सर कहता है अंजुम रेंट्स पार्ट ऑफ हर प्रेमिसेस टू अजय फॉर 6120 पर एनम। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अजय हैड पेड 2 months रेंट इन एडवांस। बिगिनिंग का ऑफ द ईयर का मतलब बीडी, और एडवांस दिया यानी प्रीपेड बीडी की बात कर रहा है। और फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर का मतलब सीडी, और कहता है 3 months रेंट इन एडवांस है, यानी प्रीपेड सीडी आपको गिवन है बेटा। आपसे कहता है हाउ मच रेंट वॉज रिसीव्ड। यहां पे वो इनकम स्टेटमेंट नहीं निकलवा रहा, कैश की वैल्यू निकलवा रहा है बेटा। पिछले एमसीक्यू में उसने आपको बताया था कि हमने 12,000 पे किया था, ये कैश बताया था और हमने ये वैल्यू निकाली थी। इस वाले एमसीक्यू में इस वाले एमसीक्यू में उसने आपको कैश की वैल्यू निकलवा रहा है और इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू दी हुई है कि इतनी इनकम मिलती है हर साल। आए सर निकाल लेते हैं। सर मैं अप्पा का अकाउंट बनाऊंगा, आ जाए। मैं अप्पा का अकाउंट बनाऊंगा, आओ। रेंट रिसीव्ड है ना बेटा, इनकम के केस में अप्पा का अकाउंट बनता है। सर अक्रूड बीडी, सर प्रीपेड बीडी, सर प्रीपेड सीडी और अक्रूड सीडी बेटा। सर कैश आता है यहां पे और इनकम स्टेटमेंट आता है यहां पे। इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू दी हुई है 6120। प्रीपेड बीडी निकाल लेते हैं, आओ। सर 6120 पर एनम हो रहा है, तो मैं एक साल का निकाल सकता हूं। जरा 6120 डिवाइड बाय 12 करके मुझे बताओ मेरा एक महीने का रेंट कितना आता है। हाँ दोस्त, अगर मैंने 6120 पे 12 महीने के लिए रेंट पे दिया तो एक महीने का रेंट कितना होगा, जरा बताएंगे। हाँ भाई, 6000 सर 510। सर आपसे कहता है बिगनिंग ऑफ द ईयर में 2 months रेंट इन एडवांस था। सर तो प्रीपेड बीडी अगर निकालना है, एक मंथ का रेंट 510 है, तो 2 महीने का कितना होगा, जरा बताएंगे। 1040। भाई आर यू श्योर 510 आ रहा है? एक दफा चेक कर लो यार ये। वैसे ठीक ही होगा। 510 × 2, और प्रीपेड के लिए कह रहा है 3 months रेंट इन एडवांस। तो अगर एक महीने का रेंट 510 है तो 3 महीने का कितना होगा बेटा, जरा निकाल के बताओगे। 510 × 3 करो बेटा, कितना आता है। हाँ दोस्त, 510 × 3 करें, कितना आता है सर। करो भाई मल्टीप्लाई, कहाँ रहे, कहाँ चले गए सब। हाँ भाई, क्या सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं क्या। 1530। सर ना सवाल में अक्रूड बीडी है ना सीडी। जरा टोटल करो बेटा, कितना आता है। जरा टोटल करो कितना आता है, ये आएगा 7650। सर माइनस करके जरा कैश की वैल्यू निकाल के दे देंगे मुझे, कितनी आती है। हाँ भाई, कितनी आती है। ये 1020 है, सॉरी माय बैड। ये 1020 है बेटा, 1040 नहीं है। 510 × 2 1020 होता है। जरा माइनस करके बता दो बेटा कितना आ रहा है। 7650 माइनस 10 20, 6630 आपको पैसा मिला है। सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है हमें। हाँ दोस्त जल्दी, आसान सा एमसीक्यू था बेटा। सर उसके बाद आगे हैं यहाँ पे। A company's financial ends on 31st December. On 1st December, it paid rent 8,000 for 4 months ending 31st March 2020. What is the opening balance of rent account on 1st January 2020? अच्छा, अब बेटा बहुत गौर से सुनना। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 दिसंबर। हमने दिसंबर में 4 महीने का रेंट पे किया है बेटा। सर फर्स्ट दिसंबर से सर फर्स्ट दिसंबर से ईयर एंड कंपेयर करो। सर फर्स्ट, सॉरी मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो, पेमेंट डेट और एयर एंड डेट कंपेयर की जाती है प्रीपेड और अक्रूड निकालने के लिए। याद है पेपर 2 में पढ़ाया था। मेरा एयर एंड है मेरा एयर एंड है 31 दिसंबर 2019। मैंने पेमेंट कहाँ तक की है। मैंने पेमेंट की है, पेमेंट टिल व्हेन, मैंने पेमेंट की है मार्च 20 तक बेटा। सर तो कितनी एक्सेस पेमेंट की है, बताएगा कोई। हाँ भाई, सर कितनी एक्सेस पेमेंट की है। सर 3 महीनों की, जैन फेब मार्च। सर ये जो 8,000 है ये 4 महीने की पेमेंट है। 8,000 डिवाइड बाय 4 × 3, जरा बताओगे कितनी वैल्यू आती है। हाँ भाई, कितनी वैल्यू आती है सर।
3 महीने का प्रीपेड है बेटा। जरा बताएंगे कितना आता है? 8,000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 6,000 आता है बेटा। अब बहुत गौर से सुनना, ये 6,000 मेरा प्रीपेड सीडी है, क्योंकि मैंने 31 दिसंबर पे काम किया है बेटा। देख लो, मैंने 31 दिसंबर को मार्च से कंपेयर किया था। आपका एग्जामिनर कह रहा है ओपनिंग बैलेंस ऑन रेंट अकाउंट 1 जन को क्या होगा, यानी वो प्रीपेड बीडी की बात कर रहा है। सर प्रीपेड बी, अगर सर हम अगर पाप का अकाउंट बनाएं तो पाप का अकाउंट कैसे बनता है? प्रीपेड बीडी, अक्रूड बीडी, अक्रूड सीडी और प्रीपेड सीडी। वो आपसे बीडी की बात कर रहा है। बीडी किस साइड पे आता है बेटा, चेक करो। सर प्रीपेड बीडी आता है डेबिट पे। आंसर 6,000 है, तो इसका मतलब डेबिट आंसर होगा बेटा। अगर वो कहता बताओ क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा रेंट का ऑन 31 दिसंबर 2019, तो प्रीपेड सीडी आता है क्रेडिट पे, तो मैं 6,000 क्रेडिट आंसर लिखता। क्या ये क्लिक कर रहा हूं, सुन लो। मेरा एयर एंड 31 दिसंबर, मैंने पेमेंट की है मार्च तक की बेटा। दिसंबर से मार्च गिनो कितने एक्स्ट्रा महीने की पेमेंट की है। जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट की है बेटा। 3 महीने की एक्स्ट्रा पेमेंट की है, तो 8,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 6,000 प्रीपेड आ जाता है। प्रीपेड सीडी है 6,000। वो आपसे बोल रहा है अगले 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 साल की ओपनिंग की रेट बताओ। तो अगर प्रीपेड सीडी क्रेडिट होता है तो प्रीपेड बीडी डेबिट होगा बेटा, तो 6,000 डेबिट इज माई आंसर। क्लियर है अरसलान? आगे हैं बेटा। कहता है पॉल रेंट प्रीमिसेस फ्रॉम जॉन एंड पेज द रेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर। हाउ वुड जॉन रिकॉर्ड दिस? अब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनना है। कौन रेंट कर रहा है, कौन ओनर है और कौन टेनेंट है? पॉल रेंट्स प्रीमिसेस फ्रॉम जॉन। पॉल रेंट कर रहा है प्रीमिसेस जॉन से, यानी पॉल हुआ टेनेंट, और फ्रॉम का वर्ड है ना, ओनर जॉन होगा बेटा। आपसे बोल रहा है जॉन कैसे रिकॉर्ड करेगा? सर जॉन ओनर है तो जॉन को पैसे मिलेंगे बेटा, तो जॉन के लिए ये इनकम है। सर ये एक दफा आइडेंटिफाई कर लिया। और बैंक क्रेडिट ट्रांसफर से पे कर रहा है, हमने बैंक रिकंसिलेशन में पढ़ा था। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब बैंक होता है, तो एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्या ये सर आगे हैं? आपसे कहता है एलिस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर, द बैलेंस ऑन हर बुक्स ऑन 1 जनवरी। बीडी की बात कर रहा है बेटा, बीडी। कमीशन रिसीवेबल और रेंट रिसीवेबल। सर जरा इनकम का अकाउंट तो बनाकर दिखाएं। सर इनकम का अकाउंट क्या बनता था? अप्पा, अक्रूड बीडी, प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी और अक्रूड सीडी। आपसे बोल रहा है 1 जनवरी, यानी आपसे बीडी की बात कर रहा है, यानी सीडी को तो छोड़ दो बेटा, सीडी का काम ही नहीं है यहाँ। 250 डेबिट पे, डेबिट पे लिख दूं 250, और 500 क्रेडिट पे लिख दूं 500 क्रेडिट पे। सर इसका मतलब क्या हुआ? जो 250 है वो अक्रूवल्स है, और जो 500 है वो प्रीपेड है। सर अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग बेटा, और प्रीपेड का मतलब प्रीपेड है बेटा। तो आंसर क्या होगा सर? कमीशन जो है, जो कमीशन है वो 250 है, यानी आउटस्टैंडिंग है, और जो रेंट है वो प्रीपेड है बेटा। तो आंसर हो जाएगा बी बेटा। कमीशन आउटस्टैंडिंग है और रेंट प्रीपेड है। क्या ये क्लियर है हमें? बड़ा ही आसान एमसीक्यू है बेटा। क्या ये क्लियर है हमें? हाँ। वैसे मेरी कंपनी का नाम आपके नाम पे है मेरा। चलें आगे। 14 पे आओ बेटा। कहता है एट द एंड ऑफ हिज फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 अगस्त 2020, अ ट्रेडर हैड अ प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस है, हाउ विल अपेयर इन द इंश्योरेंस अकाउंट एंड एसओएफपी एट 31 अगस्त 2020। प्रीपेड इंश्योरेंस है बेटा, हमने पढ़ा है सर। आ जाए जरा, अभी देख लेते हैं अकाउंट बनाकर। सर प्रीपेड इंश्योरेंस है 31 अगस्त पे। पहले तो एक्सपेंस की बात हो रही है बेटा, और एक्सपेंस होता है पाप का अकाउंट। ये देखें, ठीक है सर, बड़े मासूम से सवाल है बेटा ये। आपसे कह रहा है 31 अगस्त एंड, एंड की बात कर रहा है, यानी बीडी का कोई रोल ही नहीं है। और आपसे कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस है, यानी हमारी अखरूट की भी बात नहीं हो रही, हमारी इसकी बात हो रही है बेटा, इसकी। सर इंश्योरेंस अकाउंट में किधर आएगा बैलेंस? सीडी। आपको बोल रहा है बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी का मतलब कैरिड डाउन होता है बेटा। सर प्रीपेड का सीडी किधर आ रहा है? एक्सपेंस के क्रेडिट साइड पे बेटा।
तो इंश्योरेंस की बात करूंगा तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट डाउन इज माय आंसर। या तो आंसर ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी और डी तो हो ही नहीं सकते। और सर फिर ये प्रीपेड जाता किधर है? करंट एसेट में। तो इंश्योरेंस में क्रेडिट साइड पे आएगा और एसओएफपी में करंट एसेट में जाएगा। ए इज माय आंसर बेटा। देख लो, इंश्योरेंस में क्रेडिट साइड पे सीडी आएगा और यही प्रीपेड एसओएफपी में एज करंट एसेट रिकॉर्ड होगा। क्या ये? चलें आगे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं सर? उसके बाद कहता है हेलेस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 सितंबर 2020, ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी बीडी की बात कर रहा है। अक्रूड है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर हमें रेंट इतना मिला है। 30 सितंबर 2020 का मतलब सीडी की बात कर रहा है। आपसे बोलता है विच जर्नल एंट्री वुड बी मेड ऑन 30 सितंबर 2020। आ जाओ बेटा, इनकम स्टेटमेंट इनकट की जो है वो हमें निकालनी है। आओ, एक्सपेंस की एंट्री बना, एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाता हूँ पाप का बेटा। प्रीपेड बीडी, अक्रूड बीडी, अक्रूड सीडी, प्रीपेड सीडी। आपके पास अक्रूड बीडी है 480, इसका मतलब प्रीपेड बीडी नहीं होगा बेटा। आपके पास प्रीपेड सीडी है 720, इसका मतलब आपके पास अक्रूड सीडी नहीं होगा। और आपको पैसे कितने मिले? 6800 कैश डेबिट। सॉरी यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सॉरी माय बैड। बेटा ये रेंट रिसीवेबल है, इनकम का अकाउंट है। मैं एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूँ। आई एम सॉरी। आया देखें, अप्पा का अकाउंट बनेगा बेटा। रेंट रिसीव्ड यानी अप्पा का अकाउंट बनेगा बेटा। अक्रूड बीडी, प्रीपेड बीडी, प्रीपेड सीडी और अक्रूड सीडी। तो अक्रूड बीडी है बेटा 480, प्रीपेड बीडी नहीं होगा। और प्रीपेड सीडी है 720, यानी अक्रूड सीडी नहीं होगा। और आपको पैसे मिले हैं बेटा 6800, ये लिखा हुआ है कैश डेबिट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट 6800। तो रेंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है 6800 से, कैश आ गया। इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा बेटा, जरा बताओगे कितना आता है सर? बताओगे जरा, इनकम स्टेटमेंट का वैल्यू कितना आता है, इनकम अर्न कितना है बेटा? सर दोनों साइड्स पे 6800 6800 आ जाएगा। जरा शॉर्टेज निकाल लेंगे बेटा। 6800 माइनस 480 माइनस 720। बताओगे इनकम स्टेटमेंट की क्या वैल्यू आती है? हाँ भाई, इनकम स्टेटमेंट की क्या वैल्यू आती है सर, बताएं जरा। हाँ भाई, 5600 आती है। सर हमें एंट्री बतानी है। मैंने आज तक हमेशा आपको कैश की एंट्री सिखाई है, कभी भी इस इनकम स्टेटमेंट की एंट्री नहीं सिखाई। लेकिन एमसीक्यूज में पूछते हैं, आप सुनना बहुत गौर से। सर आंसर 5600 है, तो या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर सी हो सकता है। बी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो अमाउंट ही मैच नहीं हो रही। ऐसा ही है। अब सर मेरी एक्चुअल एंट्री क्या होगी? बेटा आप चेक करो, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव के किस साइड पे इनकम स्टेटमेंट आ रहा है बेटा? हाँ भाई, रेंट रिसीव के किस साइड पे इनकम स्टेटमेंट आ रहा है सर, कोई बताएगा? हाँ भाई, रेंट रिसीव के किस साइड पे इनकम स्टेटमेंट आ रहा है? डेबिट पे आ रहा है, इसका मतलब रेंट रिसीव डेबिट होना चाहिए। ऑपोजिट नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट। यानी सर इसकी एंट्री क्या बनेगी, देख लें इधर। सर रेंट रिसीव डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। सर आपको कैसे पता? आपको तो रट्टा लगी हुई होगी बेटा, लॉजिक देखो ना, चेक करो। रेंट रिसीव के अकाउंट में अगर मुझे इसको पोस्ट करना है तो रेंट रिसीव डेबिट हो रहा है, डेबिट पे लिखा, ऑपोजिट नाम इनकम स्टेटमेंट। तो मेरा आंसर क्या है बेटा? मेरा आंसर रेंट रिसीव डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, का मतलब सी इज माय आंसर। क्या ये इनकम स्टेटमेंट इस तरह भी कर सकते हो, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होता है बेटा, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगा और रेंट डेबिट हो जाएगा, इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे हैं। सर अगला सवाल। सर कहता है द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपियर इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। रेट्स का अकाउंट बना के दिया हुआ है बेटा, रेट्स यानी एक्सपेंस का अकाउंट है बेटा। अब मैं पहले से आप लोगों के लिए मैपिंग कर देता हूँ। एक्सपेंस का मतलब पाप का अकाउंट बनेगा, यानी ये प्रीपेड है बेटा। अक्रूड बीडी कोई है नहीं। और प्रीपेड सीडी यहाँ आता है बेटा, PAAP, यानी ये अक्रूड है बेटा। अब आओ जरा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, और सर ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कैश पेड, हमने कितना पे किया है, रेट्स। और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल एक्सपेंस इनकर कितना हुआ था। अब आओ जरा, कहता क्या है? रेट्स आर अक्रूड एट बोथ स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईयर। गलत कह रहा है सर। रेट्स अक्रूड एट स्टार्ट एंड एंड नहीं है। अक्रूड सीडी में है लेकिन बीडी में प्रीपेड है, तो ए आंसर नहीं है। क्योंकि ए में क्या कह रहा है? बीडी भी अक्रूड है और सीडी भी अक्रूड है, जो कि ऐसा ऊपर केस नहीं है। बीडी प्रीपेड का है और अक्रूड सीडी का है।
क्या ये बात क्लियर होती है हमें कि ए आंसर क्यों नहीं है? हाँ भाई, बताएं जल्दी से, फटाफट से बताएं भाई। क्या ये बात क्लियर है हमें कि ए आंसर क्यों नहीं है? सिंपल है। अच्छा, सी पे आओ। रेट्स आर प्रीपेड एट बोथ स्टार्ट एंड एंड। सर ये भी गलत है। सर प्रीपेड पे तो बीडी है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में प्रीपेड नहीं, अक्रूड है। तो सी भी आंसर नहीं है। यानी आंसर या तो बी है या डी है। अच्छा सर, बहुत ही आसान, अब तो बच गए। सर रेट्स आर प्रीपेड एट स्टार्ट, बिल्कुल सही, रेट प्रीपेड एट स्टार्ट एंड अक्रूड एट एंड। एंड पे अक्रूड है, इसका मतलब डी इज माय आंसर। इतना आसान एमसीक्यू बेटा, क्या ये क्लियर है हमें? जिस तरीके से सिखा रहा हूं ना, उस तरीके से करोगे, कभी भी एमसीक्यू में मसला नहीं होगा। चलें आगे आए, आखिरी एमसीक्यू बेटा आज का। कहता है जमील फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी 2011 ही हैड अ ब्रॉट डाउन अ डेबिट बैलेंस ऑन स्टेशनरी अकाउंट। बहुत ही आसान है बेटा, कोई मसला ही नहीं है, आओ। सर स्टेशनरी यानी एक्सपेंस। सर अगर मेरा ब्रॉट डाउन डेबिट पे है, इसका मतलब प्रीपेड होता है बेटा डेबिट पे। अक्रूड बीडी, सुनना, और अक्रूड सीडी, और प्रीपेड सीडी, और बेटा कैश पे आता है मेरा यहाँ पे, और इनकम स्टेटमेंट आता है यहाँ पे। अब बहुत गौर से सुनना बेटा, बहुत गौर से। अमाउंट ओइंग फॉर स्टेशनरी ऑन 1 जन। सर डेबिट बैलेंस में तीन चीजें आ रही हैं। सर डेबिट बैलेंस में तीन चीजें आ रही हैं। या तो प्रीपेड होगा बेटा, सुन लो बेटा, यानी ओइंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओइंग आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो ए मेरा आंसर नहीं है। अच्छा सर, उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग 2020। सर एक्सपेंस इनकर्ड तो क्रेडिट पे आता है, हमें डेबिट बैलेंस की बात कर रहा है, यानी सी भी आंसर नहीं है। सर देखिएगा सर, सर डी आंसर, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 जन। सर 1 जन का मतलब क्या है? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? डेबिट ही है। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है? मेरा जाती स्टेशनरी है बेटा। तो डी इज माय आंसर। क्या ये क्या, सुन लो, सीधा सीधा मतलब हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री एसेट होता है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, तो बीडी हमेशा डेबिट पे आएगा। क्या ये क्लियर है सर? सुन लो, जो मैंने आपको बताया था इनकम स्टेटमेंट का जब बेसिक फॉर्मेट पढ़ा रहा था बेटा, जो ईयर एंड का क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, वो अगले साल का ओपनिंग इन्वेंट्री होता है बेटा। तो 1 जन का मतलब क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है, तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री है ना बेटा। अरसलान क्लियर है? हर साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। तो अगर ब्रॉट डाउन हुआ है बेटा, तो बीडी का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या